सर फर्स्टली मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में गुड जॉब डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब किया था, जिसमें मैंने मेन पॉइंट्स लिखे थे उसके, और एग्जांपल इसमें मैंने ग्रुप चीफ कंज्यूमर एंड डिजिटल बैंकिंग की दी थी। इसमें मैंने पंजाब बैंक के को डिस्क्राइब किया कि जो पंजाब बैंक में एक जॉब डिस्क्रिप्शन थी ग्रुप चीफ की, उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन्होंने इसमें हाईलाइट की हुई थी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसमें उन्होंने सारे मतलब शॉर्टली उन्होंने हर चीज को डिस्कस किया हुआ था, जनरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, क्वालिफिकेशन भी, एक्सपीरियंस भी, एज भी, एंड उसमें ये भी इंक्लूडेड था वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। स्किल्स भी उसमें डिस्क्राइब थी, जॉब डिटेल्स भी उसमें दी थी, फंक्शनल एरिया भी डिस्क्राइब था, पोजीशन भी, मतलब लोकेशन, जेंडर नो प्रेफरेंस पे था, और डिग्री टाइटल भी उन्होंने मतलब क्लियरली हर चीज उन्होंने डिस्क्राइब की थी। और इसमें कोई भी उनको मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं था कि अगर कोई भी अप्लाई करे उसको कोई भी कंफ्यूजन हो। इस वजह से ये मैंने उस पे दी थी। और बैड जॉब डिस्क्रिप्शन में ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने हाईलाइट किए हैं, कि जैसे कि लॉन्ग जॉब टाइटल्स होते हैं और क्लियर नहीं होती, और इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन में, इसका टाइटल है डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस में, ठीक है। इसमें जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया नेम एंड लोकेशन सी क्वालिफाइड डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कोई उसमें डिटेल नहीं दिया है, की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की हैं, ना इन्होंने मतलब कुछ भी इसमें जिस तरह गुड जॉब डिस्क्रिप्शन को मैंने दिखाया है उस तरह इसका कोई भी मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। जस्ट एक शॉर्ट इन्होंने दी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बैक कर लूं सर? हाँ, ये आप स्टॉप कर दो शेयरिंग। ठीक हो गया। और कोई अपनी असाइनमेंट को शेयर करना चाहे? इसके मार्क्स हैं ऑब्वियसली, ये आपकी क्लास पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं है कि मैं सबको जगाऊं। ये आप जितना वॉलंटरी बेसिस पे पार्टिसिपेट करोगे उतना आपका एक जो क्लास पार्टिसिपेशन की वेटेज है उसमें एडिशन होता रहेगा। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पूछना था कि सही हो या गलत हो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? देखो हसन, हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम सीखें। अगर हम सिर्फ इस डर को लेके बैठे रहेंगे ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, देन ऑब्वियसली फिर हम हेजिटेट करेंगे लर्निंग में। तो लर्निंग में सही हो गलत हो, ठीक है, इनफैक्ट गलत हो तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि हम फिर उसको करेक्शंस कर सकते हैं कि ये चीज करेक्ट। जैसे अभी ये सना ने शेयर किया अपनी, उसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स हम सबको समझ आ गए, ठीक है। आप भी जब अपनी असाइनमेंट शेयर करेंगे कुछ उसमें नई चीजें हमें भी सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप शेयर करो, फिर जो भी प्लस माइनस होंगे इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। हेजिटेट नहीं करना आपने। सर फिर मैं भी 1 मिनट में शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, शेयर करता हूँ। सर वो मैं लैपटॉप से कनेक्ट होता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर इस तरह करेंगे कि हम अभी वैसे भी हमने जॉब डिस्क्रिप्शन वाले सेशन पे आना है ना, तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर लेता हूँ, और जब आपके लिए वो कन्वीनियंट होगा ना, फिर इंशाल्लाह जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे उसकी, तो उस टाइम में कह दूंगा कि हमजा आप अपनी वो सॉरी हसन आप शेयर कर लो, ठीक है। सर इसको हम एंड पे भी अगर डिस्कस कर लें थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी फोन से जो है वो ऑनलाइन हूँ, ठीक है, और मेरी जो असाइनमेंट है वो लैपटॉप में पड़ी सही है। है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड पे अगर हम कर लें तो एटलीस्ट को पता होगा कि बिल्कुल सही। मैं कर सकता हूं। हाँ, एक तो मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट में करवाई ताकि हमें थोड़ा सा एक तो आइडिया हो जाए कि असाइनमेंट क्या थी, और ऑब्वियसली अभी हम ये लेक्चर के अंदर ये फॉर्मल इसके ऊपर आज डिस्कशन करनी है, तो तभी हमें थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, हम चीजों को लिंक कर सकेंगे, और फिर हम कुछ और लेक्चर के एंड पे भी शेयर कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें मिस थी। ये कौन है? यासिर, आप शेयर करें। सर ये मैं छोटे भाई की आईडी से ऑनलाइन हुआ, मैं हसन हूँ, हसन अली। ठीक है, ठीक है हसन, आप शेयर करें। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आप? जी जी, विजिबल है सर। इसमें पहले मैंने बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो कंपनी क्या है,
और उसके बाद मैंने बताया कि गुड डिस्क्रिप्शन, उसमें ये ना मैंने ली है उसकी ऊबर की ली हुई है, ऊबर की। ये जॉब डिस्क्रिप्शन इसने के कुछ इसमें लिखा होता है इसके बारे में। उसके बाद पूर जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने उसमें ये लिख दिया डिजिटल ओवरलोड, और मतलब ये मैंने तो ये पॉइंट्स लिख दिए कि पूर जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, बस इसके अलावा नहीं बनाई मैंने, क्योंकि सर मुझे कोई आगे समझ नहीं आ रही थी इतनी ज्यादा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमने सिर्फ इसको इसलिए किया है ताकि हम जब लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि हम किस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अभी आप स्टॉप कर लें, मैं फॉर्मल लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमने एचआर प्लानिंग को डिस्कस किया था। ठीक है, और प्लानिंग में हमने यही कहा था कि हम ये देखते हैं कि हमें मजीद कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, और किस किस एरिया में, और हमारे पास करंटली कितने अवेलेबल हैं। सप्लाई और डिमांड का बेसिकली जो फर्क है, और उस चीज को हम देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये भी कहा था कि अगर सरप्लस हो तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, डेफिसिट हो यानी कि शॉर्टेज हो तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, ये जो आज नया टॉपिक है स्ट्रेटेजिक जॉब एनालिसिस, इट आल्सो कम्स अंडर एचआर प्लानिंग। ये एचआर का पहला फंक्शन ही है। ठीक है, बस ये है कि टॉपिक नहीं है, लेकिन इट आल्सो कम्स अंडर एचआर प्लानिंग। ठीक हो गया। अच्छा, जॉब एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? ठीक है, इसको हम पहले वही बात है आसान से लफ्जों में इसको समराइज कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। जॉब एनालिसिस कहा जाता है कि किसी भी जॉब, जो आप जॉब बेसिकली आगे भी एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, जिस जो वेकेंट पोजीशन है, ठीक है, उसके हवाले से जो जॉब का कंटेंट है और जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उस सिलसिले में जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है, ये एक्सप्लोर की जाती है, उसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। ठीक है, यानी कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टू थिंग्स, द कंटेंट ऑफ द जॉब एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। यानी कि जॉब का कंटेंट क्या होगा और क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इस प्रोसेस को कह लो या इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं कि ये जॉब एनालिसिस हम कर रहे हैं। कि कंटेंट ऑफ द जॉब, जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करते हैं या इकट्ठी करते हैं, उसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हमने ये डिसाइड किया कि हम सब की एक कंपनी है 15-16 लोगों की, कि हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक बंदा चाहिए, मार्केटिंग ऑफिसर, लेट्स सपोज। ठीक है, अब ऑब्वियसली उस जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यानी कि जो उसकी जॉब ड्यूटीज होंगी, ठीक है, अभी मैं मजीद आगे डेप्थ में नहीं जा रहा, सिर्फ उसको जनरली बता रहा हूँ। तो हम उस सिलसिले में उस जॉब के हवाले से किस किस से मालूमात ले सकते हैं? हम पहली मालूमात मैनेजर से ले सकते हैं। जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट या डायरेक्टर है मार्केटिंग का, या मैनेजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, हम उससे पूछ सकते हैं कि आपके अंडर एक पोजीशन जो वेकेंट है, जिस मार्केटिंग ऑफिसर और जिसके 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 लिए हमें बंदा आगे जाके हायर करना है, आप क्या चाहते हैं वो क्या कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करे आपके डिपार्टमेंट में आके, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कि कितना पढ़ा हुआ हो, कितना तजर्बा हो, कितनी स्किल्स हो, कौन सी एबिलिटीज हो। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या होनी चाहिए। तो हम एक क्या है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, उसका जो मतलब बॉस है, ये जो उस डिपार्टमेंट का हेड है। ठीक है, दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि हम उस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय से भी इनपुट ले सकते हैं कि हाँ भाई, आपकी डिपार्टमेंट में या आपके यूनिट में एक बंदा नया हायर करने हम जा रहे हैं, जिसकी पोजीशन वेकेंट है या जिसकी एक नीड अराइज हुई है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए,
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको परफॉर्म करनी चाहिए, उस बंदे को रखने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो हम उस क्राइटेरिया के बारे में भी उन एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन इसमें एचआर डिपार्टमेंट की इनपुट भी बहुत ज्यादा शामिल होगी, ठीक है, वो भी अपनी इसमें इनपुट दे सकते हैं विद द कंसेंसस ऑफ द रेलेवेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर कुछ कंपनीज ये भी करती हैं कि वो एक ना फॉर्म सर्कुलेट कर देती हैं उस खास डिपार्टमेंट में कि भाई आप ना हमें लिस्ट डाउन करके दे दो कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना तजर्बा होना चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, वो आएगा तो कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो फिर उसकी बेस पे भी वो एक फॉर्म क्रिएट कर लेती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, उसकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जॉब एनालिसिस का प्रोसीजर फॉलो होता है। वही बात है, यानी कि जॉब का कंटेंट और रिक्वायरमेंट्स के लिए हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो मैनेजर से भी ले सकते हैं, वो उस डिपार्टमेंट के हम एम्प्लॉय से भी ले सकते हैं, हम वहाँ कोई क्वेश्चनियर फ्लोट करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इवन इंटरव्यू बेस पे भी हम कुछ मालूमात अखज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वेकेंट पोजीशन, जो पोजीशन खाली है जिस पे हमने बंदा हायर करना है, ठीक है। तो ये सारा हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, जॉब एनालिसिस। मुझे बताओ जॉब एनालिसिस में कोई कंफ्यूजन हो आपको? बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। नो सर। ठीक है, गुड। अच्छा ये जॉब एनालिसिस का फ्रेमवर्क है जो अभी आपके सामने खुला हुआ है। जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं ना, वो मैनेजर के थ्रू करें, एम्प्लॉयज के थ्रू करें, क्वेश्चनियर के थ्रू करें, जो भी हम जिस भी तरह से इंफॉर्मेशन उस वेकेंट पोजीशन की ले रहे हैं, उसकी दो आउटकम्स होती हैं। देयर आर टू आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है। एक को हम कहते हैं जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। जो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई ना, उसको क्या कहा जाता है, जेडी। एचआर की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब एनालिसिस के दो आउटकम्स हैं, एक को हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरी आउटकम को हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इन दोनों में एक फर्क है, ठीक है, बुनियादी फर्क है। ये देखो, ये दो आउटकम्स आ गई, एक जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेडी भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे को जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये जॉब एनालिसिस का आउटकम है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, टीडीआरस, टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो जो बंदा हम हायर करने जा रहे हैं उसने आके कौन कौन से काम परफॉर्म करने हैं, कौन कौन सी की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। आज हम एक सैंपल करेंगे जेडी का, ठीक है, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं लेक्चरर हूँ यहाँ पे, ठीक है, और साथ में पीएचडी कोऑर्डिनेशन देख रहा हूँ। तो अब लेक्चरर की कुछ ड्यूटीज है ना, उसने लेक्चर्स कंडक्ट करने हैं, उसने अटेंडेंस मेंटेन करनी है, उसने रिजल्ट्स कंपाइल करने हैं, पेपर्स बनाने हैं, उसने लेटेस्ट मटेरियल को भी ऑब्वियसली अपने आप को अपडेट करना है, ठीक है, लेटेस्ट मटेरियल से उसने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करना है ताकि स्टूडेंट सेटिस्फाई हो, स्टूडेंट का फीडबैक लेना है, ठीक है, स्टूडेंट के पर्सनल एकेडमिक और कैरियर रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करना है, ठीक है, रिसर्च वर्क करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या है, मेरी जॉब जेडी है, मेरी टास्क ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर हुआ आपको? तो ये जेडी होगी, और इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, टीडीआर, टास्क ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जेडी क्लियर है? यस सर। यस ठीक, सर। ठीक हो गया। तो Yes, sir. जॉब एनालिसिस का पहला आउटकम तो जेडी हो गया, ठीक है, यानी कि काम उसने क्या करने हैं। लेकिन दूसरी चीज है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि उस काम को करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर हम लेक्चरर की बात करें, एमएस होना या पीएचडी में एनरोलमेंट होना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने फाइनेंस में एक बंदा रखना है, तो आप ये कह सकते हो एमबीए फाइनेंस हो, एमएस फाइनेंस हो, एसीसीए उसने कुछ किया हो या फुल किया हो, सीए कुछ किया हो या फुल किया हो, आईसीएमए किया हो, जो भी एक बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हो। तो मींस काम तो उसने वो करने हैं जो टास्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन वो तभी होंगे ना जब उससे रेलिवेंट आपके पास कुछ चीजें होंगी, लाइक डिग्री होगी, क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉलेज होना स्पेसिफिकेशन के अंदर। स्किल्स एंड एबिलिटीज से क्या मुराद है? अब देखो, स्किल्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी स्किल्स हैं, जैसे अगर हमने फाइनेंस में एक बंदा हायर करना है, ठीक है, तो उसका जो वो है बुक कीपिंग, पीएचडी, ऐसे सॉफ्टवेयर, या अगर कोई मजीद सॉफ्टवेयर लेटेस्ट आए हुए हैं या सैप पे फाइनेंस का कोई मॉड्यूल है, तो क्या है, उसको उसकी समझबूझ होनी चाहिए अगर उस कंपनी में लगा हुआ है तो, ठीक है। या उसको बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें का पता हो, ठीक है।
तो ये उसकी सारी स्किल्स में ही आ जाए। तो कुछ स्किल्स टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती हैं, और फिर इसी तरह कुछ एबिलिटीज वगैरह क्या है, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी हो, टाइम मैनेजमेंट हो, यानी कि डेडलाइंस को मीट कर सके, प्रेशर को हैंडल कर सके, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बेहतर हो, लोगों से बातचीत कर सके, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हो, लोगों के साथ अच्छे रवाबित रख सके वो, ठीक है, ये ना हो कि हर रोज लड़ाई झगड़े कर रहा हो, ठीक है। तो हमने क्या दो चीजें डिस्कस कर ली, एक उसके काम जो उसने करने हैं, और दूसरी चीज उन काम को करने के लिए जो हुनर उसको, मतलब जो सलाहियतें उसको रिक्वायर हैं, या जो उसको डिग्री क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, ठीक है। तो ये जॉब एनालिसिस के दो आउटकम होते हैं, ये हमें पता होंगे तो हम जब आगे हायरिंग की तरफ जाएंगे ना, रिक्रूटमेंट की तरफ अभी हम गए नहीं है, तो हमारे लिए ये क्राइटेरिया पहले से बना हुआ होगा, हम सिर्फ बंदों को, लोगों को मैच करेंगे उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, जो मैच होगा, जो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, हम उसको जॉब ऑफर करेंगे, ऑब्वियसली टेस्ट इंटरव्यू के बाद, और सारा एक लंबा प्रोसेस होता है। जॉब एनालिसिस में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। नो सर। ठीक है, देयर आर टू आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस खुद क्या है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। फिर उसके दो आउटकम्स हैं, जेडी एंड जेएस। जेएस स्टैंड्स फॉर जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर क्या चीज आ जाती है, केएसए, नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज। और जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी के अंदर क्या आ जाता है, टीडीआर, टास्क ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, वो मैंने आपको मतलब गाइड कर दिया। बाकी भी हम एक प्रैक्टिकली जॉब डिस्क्रिप्शन की एग्जांपल भी लेंगे तो आपको वहां से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा सा हम आगे चलें तो ये वो आउटकम्स की बात हो रही है जो मैंने आपको पीछे बताया, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, कुछ पर्सन स्पेसिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सना अपनी प्रेजेंटेशन में बता रही थी कि जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट करते हो ना, आप बना रहे हो उस आने वाले बंदे के लिए, ठीक है, तो आपको कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, पोजीशन यानी कि डेजिग्नेशन, सैलरी रेंज क्या होगी, ग्रेड अगर वो सरकारी इदारा है, ठीक है, या सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ ग्रेड सिस्टम होता है, या बैंकिंग में OG2 OG3 उस तरह के लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लाजमी बताओ कि भाई वो आ रहा है तो वो रिपोर्ट किसको करेगा, वो डायरेक्टर मार्केटिंग को करेगा, वो मैनेजर मार्केटिंग को करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। उसे ये भी पता हो मैं किसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, और उसे ये भी पता हो कि मेरे अंडर कोई लोग हैं या नहीं। अगर कोई उसके अंडर लोग हैं, मिसाल के तौर पर कोई इंटर्नी है या कोई असिस्टेंट है, तो उसने उन लोगों को भी लेके चलना है, ठीक है। तो ये चीजें सारी पहले क्लियर करना जरूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब ड्यूटीज, यानी कि आप लिस्ट बना लेते हो कि ये आपने काम करने हैं, जैसे सना ने शेयर की, मैं भी अभी आपसे एक जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर ओकेजनल ड्यूटीज की भी आप लिस्ट, वो खैर जेडी के अंदर ही आप डाल सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि अगर हमारे यहाँ कोई शिफ्ट सिस्टम है तो फिर आप उसको टाइमिंग भी बताओ कि भाई आपने सुबह वाली शिफ्ट में काम करने हैं, दोपहर से शाम वाली में करना है, या रात वाली में करना है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। कोई चीज, जैसे सना की जेडी में एक चीज बड़ी अच्छी थी, उसने कहा, शी सेड कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, वहां पे कोई एम्बिग्यूटी ही नहीं है। तो जो भी इंप्लॉय को आप जब थमाओगे भी तो वो क्लियर होगा, तो इट मींस उसे पता है मैंने क्या करना है, मेरे से क्या रिक्वायर है, ठीक है। तो इसमें हर चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ जेनेरिक बातें या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं। ये वही बात है, जॉब टाइटल का होना, जॉब लोकेशन मेंशन हो, जैसे सना की उस जेडी में मेंशन था लोकेशन, ठीक है। देखो, लोकेशन की भी दो चीजें हैं, अगर एक कंपनी का एक ही जगह ऑफिस है तो भी मेंशन करना तो जरूरी है ना कि भाई हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर उसके मल्टीपल ऑफिस हैं मल्टीपल जगहों पे, ठीक है, तो उसे ये लाजमी मेंशन करना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ये किस शहर में या किस ब्रांच में खाली है, ताकि उसे पता हो कि मैंने लाहौर शिफ्ट होना है, मैंने पिंडी होना है, इस्लामाबाद होना है, मालाकंड होना है, ठीक है, जहाँ पे भी वो वेकेंट पोजीशन है। फिर जॉब ड्यूटीज की लिस्ट हो, एसेंशियल फंक्शंस हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स जॉब स्पेसिफिकेशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्वालिफिकेशन, डिग्री का लाजमी मेंशन हो कि क्या रिक्वायरमेंट है, स्किल्स लाजमी मेंशन हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेंशन हो कि कितने से कितना साल चाहिए, अगर फ्रेशर चाहिए तो फिर लिख दो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट चाहिए, कुछ जॉब्स के लिए आपको फ्रेशर चाहिए होते हैं ऑब्वियसली, जैसे एमटीओ प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं लेते उसके लिए, वो रखते ही बिल्कुल एक नया बच्चा है, फ्रेश बच्चा है, जो जिसने रिसेंटली डिग्री की हो, या जिसका कोई इतना एक्सपीरियंस ना हो, सिर्फ कुछ इंटर्नशिप्स हो, ठीक है, या इंटर्नशिप नहीं भी है तो भी वो प्रेफर कर देते हैं एमटीओ प्रोग्राम के लिए,
मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर चीजें आ गई। मैं एक शेयर करता हूँ आपसे, ये एक रिसेप्शनिस्ट की हम डिस्कस कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। आल्दो इसमें मैंने वो बाकी चीजें नहीं मेंशन की, कंपनी का नाम, टाइमिंग क्या है शिफ्ट की और एड्रेस वगैरह, ठीक है। लेकिन जो मेन एम्फेसिस है वो मेरा भी टास्क ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन पे है, ठीक है। ये दो चीजें अहम है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो भी कंपनी होगी वो अपना नाम लिख देगी, डेजिग्नेशन डाल देगी, ठीक है, सैलरी ग्रेड लिख देगी, ठीक है। फिर उसके बाद किसको रिपोर्ट करना है वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर देगी। जैसे टास्क ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको पता है कोई भी रिसेप्शनिस्ट है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम 17 लोगों की अपनी एक कंपनी और हमें एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। उसकी क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं? उसने लोगों को सर्व करना है, उनको ग्रीट करना है, उनको वेलकम करना है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन वही है जिसने लोगों को वेलकम करना है, खुशामदीद कहना है, ठीक है। दूसरा काम उसका क्या है? उसने कॉल्स उठानी है, पिक करनी है और रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर यही होता है कि रिसेप्शन पे कॉल जाती है, ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट कोई एक्सटेंशन नहीं दबाई तो वो फिर आगे ट्रांसफर कर देता है कॉल्स को, ठीक है। फिर अगर इवन किसी को इंफॉर्मेशन लेनी है तो वही देगा। देन कम्स प्रोवाइड डायरेक्शंस टू विजिटर। अगर कोई बंदा आता है, ठीक है, और वो कहता है कि मैंने लेट्स सपोज आकाश साहब से मिलना है, ठीक है, आकाश साहब हमारे फाइनेंस में बैठते हैं लेट्स सपोज, तो वो गाइड कर देगा कि ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इस साइड है, आप सर वहां चले जाएं। या अगर आकाश साहब लेट्स सपोज मीटिंग में है तो वो कहेंगे सर आप वेटिंग रूम में वेट कर लें, ठीक है, पानी चाहिए जो भी वो सर्व करे, और देन कहेंगे सर आप कुछ देर वेट कर लें और देन वो जब फ्री होंगे तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है। फिर डेटाबेस को मेंटेन करना। डेटाबेस को क्यों मेंटेन करना? ताकि जो आ रहा है जा रहा है उनका रिकॉर्ड कीपिंग तो हो ना आपके पास। जैसे अक्सर कंपनीज में ये होता है कि अगर कोई बिल्कुल विजिटर है तो वो विजिटर कार्ड देते हैं उसको, और फिर जब वो वापस जाता है तो विजिटर कार्ड आप उससे ले लेते हो और सीएनसी आप उसका रख लेते हो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो या इवन चेक इन चेक आउट के लिए भी आप रजिस्टर्स मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसकी कुछ ड्यूटीज हमने लिस्ट डाउन कर ली। इसके अलावा भी कुछ ड्यूटीज हो सकती हैं रिसेप्शनिस्ट की आपके ख्याल में? Any other duty you want to add? सर बिलिंग भी हम कह सकते हैं, मोस्टली जो बिलिंग होती है वो भी रिसेप्शन पे ही होती है। बिल्कुल सही। आप बिलिंग की ड्यूटी भी उसको असाइन कर सकते हो, आप इवन प्रिंटिंग की भी ड्यूटी उसको दे सकते हो। एक बात है, मतलब डिपेंड करता है ना कि आपके वो सेटअप कितना बड़ा है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि उसके पास प्रिंटर भी होता है और साथ में शायद आपको अगर आपके पास सेपरेट ऑफिस में नहीं है तो उसको भी ये कहा जा सकता है, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये होगी उसकी टास्क ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीडीआर, ठीक है, जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया। उसके बाद आ जाता है केएसए। केएसए स्टैंड्स फॉर knowledge, skills and abilities. एक्सीलेंट, वेरी गुड। केएसए स्टैंड्स फॉर नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज, ठीक है। लेट्स सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि एफए होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हम सपोज करें कि एफए हो तो चल जाएगा। वैसे तो आजकल सच्ची बताऊं, अल्लाह माफी दे, मास्टर्स करके भी लोग इस तरह की जॉब्स पे मजबूर हो जाते हैं सम टाइम। फिर उसके बाद ये है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यार 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम, ठीक है, क्योंकि ठीक है फ्रेशर्स को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन शायद हम ये हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, हम ये कह देते हैं कि यार हमें 2-3 साल एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ताकि उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो उसको हमें ट्रेनिंग देने में ना ज्यादा वक्त ना लगे, ठीक है। वो ऑलरेडी समझा हुआ होगा और जस्ट हम उसे थोड़ा बहुत गाइड करेंगे अपनी कंपनी के बारे में और वो यूज्ड टू हो जाएगा। फिर उसको एमएस ऑफिस का थोड़ा बहुत पता हो, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आल्दो हमें से प्रेजेंटेशंस नहीं बनवानी या कुछ ऐसा वो नहीं करना, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी बहुत समझ बूझ हो, ताकि वो डाटा अगर एंटर किसी का कर रहा है या कुछ चेक इन चेक आउट कर रहा है तो थोड़ा बहुत वो ऑपरेट कर सकता हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी अच्छा, कैन समबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स? सर इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो तो मतलब दो बंदों के दरमियान जो होती है वो है सिर्फ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो सर वन साइडेड भी हो सकती है, वो बहुत सारे लोगों के लिए भी हो सकती है, मतलब आप बहुत सारे लोगों को मुखातिब करके भी बात कर सकते हैं।
तो इंटरपर्सनल में ये है कि ज्यादातर फोन कॉल्स में इंटरपर्सनल जो है कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि 1 बाय 1 दोनों तरफ से बात हो रही होती देखो कम्युनिकेशन तो बहुत सिंपल है कि आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना कि कम्युनिकेशन से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि सिर्फ एक बंदा बोल रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन की दो कंडीशंस होती हैं कि ट्रांसफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, कि सिर्फ आप जो चीज बोल रहे हो वो सिर्फ ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू अनदर पर्सन, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। इंटरपर्सनल में जी जी सर एक्सचेंज में आप बात कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज मैसेज आ रहा है आपको, नेक्स्ट आप किसी इंसान को अपनी बात समझा रहे हैं और वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है कम्युनिकेशन में। हाँ, वो आप लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा होगा ना यस शायद। सर। हाँ, तो वो उसमें देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर सिर्फ हम बात करें और लेट्स सपोज मैं देखूं यार बाकी सारे लोग सो रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रही, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इट मींस ट्रांसफर तो हो रहा है डाटा या नॉलेज या जो भी है आइडिया, लेकिन अगर वो अगले बंदे को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो इट मींस कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो वी शुड ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। इंटरपर्सनल में आ जाता है कि ठीक है कम्युनिकेशन तो इन्वॉल्व है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें क्या है, आपके और भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपने उनके साथ भी एक रिलेशन बरकरार रखना है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल हम इसलिए लिख रहे हैं, उसने फाइनेंस के साथ भी इंटरेक्ट करना है, एचआर के साथ भी, मार्केटिंग, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट हम हायर कर रहे हैं ना, उसने लोगों के साथ भी बातचीत करनी है, ठीक है। तो इस तरह उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी मैटर करते हैं। फिर लिसनिंग स्किल्स, क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐसा हमें बंदा नहीं चाहिए जो खुद ही कम्युनिकेट करता है, उसमें लिसनिंग की भी कुवत होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है वो बोलते तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो किसी और की सुनते नहीं है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट हम रख रहे हैं तो उसको अगले की सुननी ही है, कॉल पे भी सुनना चाहिए उसको, जो भी किसी की क्वेरी है, कोई इंफॉर्मेशन किसी को कुछ चाहिए, या कंपनी के अंदर किसी ने कोई बात कर दी तो उसको लिसन भी करना चाहिए और फिर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जो सना भी कह रही थी, ठीक है। फिर उसकी टेलीफोनिक स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी एक वजह है कि ऑब्वियसली उसको बार बार कॉल्स आनी है, ठीक है, तो वो भी उसकी बेहतर होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, मैंने जब कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन नहीं किया था, मतलब ये सिर्फ तालीम शालीम हासिल की थी, तो मैं आई यूज्ड टू स्टार्ट माय कन्वर्सेशन विद हेलो, ठीक है। जैसे हम हर बंदा मतलब मेरे ख्याल में 99% लोग हेलो से ही स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन फिर वो मैं जब फर्स्ट कंपनी में गया, जॉब जब मैंने स्टार्ट की, तो वहां पे उन्होंने ट्रेन किया, क्योंकि मैं एचआर में था, कि आप काइंडली हेलो वाले जो हेलो वाला जो वर्ड है इसको अपनी डिक्शनरी से निकालें और अस्सलाम वालेकुम से शुरू करें। और उस टाइम मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता था कि यार मैं कैसे अस्सलाम वालेकुम से बात करूं, ठीक है फेस टू फेस तो अस्सलाम वालेकुम मतलब कह सकता है, लेकिन कॉल पे बड़ा थोड़ा उस टाइम स्ट्रेंज लगता था। लेकिन लेटर ऑन जब मैंने उसको बार बार प्रैक्टिस किया, तो अब कोई भी कॉल आती है या मेरी तरफ से जाती है तो इट स्टार्ट्स विद अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। क्योंकि एक तो ये हमारा रिलीजियस फैक्टर भी है, क्योंकि हम दूसरे पर सलामती भेज रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये हमारा कल्चरल फैक्टर भी अगर देखा जाए तो ये मतलब ये बड़ा अच्छा एक ग्रीटिंग का वर्ड है, ठीक है। और हमेशा वही कौमें मतलब आगे जाती हैं, तरक्की करती हैं जो अपनी वैल्यूज को नहीं भूलती, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ठीक है, मानता हूँ इंग्लिश का स्कोप है, सारा कुछ है, लेकिन साथ साथ हमें थोड़ा बहुत उर्दू को भी प्रमोट करना है, क्योंकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। आ रही समझ? तो ये टेलीफोनिक स्किल सिर्फ ये मुराद नहीं है कि कॉल सुन ली और बस, इसमें भी आपने सब्र और तहम्मुल से अगले की बात सुननी भी है, अपनी बात करनी भी है, विदाउट एनी नॉइज डिस्टॉर्शन, ठीक है। जब वो बोल रहा हो आप चुप कर जाओ, आप बोल रहे हैं वो चुप कर जाए, ठीक है। इवन मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज स्टडीइंग, एक कोर्स होता है ओरल कम्युनिकेशन, शायद आपने पढ़ा हो या वैसे आपने शायद सुना हो, तो उसमें मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर आप किसी को कॉल करते हो और आपको फील हो रहा है कि 3 बार बेल बज चुकी है, यानी कि टूं 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 3 बार हुई और अगला बंदा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो आप बंद कर दो कॉल, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन के कुछ टिप्स हैं, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ। उससे होता क्या है कि आपको पता है कि यार वो अगर वो करीब होगा या वो बिजी नहीं होगा तो वो रिस्पॉन्ड कर लेगा, वो पहली 3 कॉल टोन्स पे भी, रिंग टोन्स पे उठा लेगा, ठीक है। तो बाद में फिर ट्राई कर लेना ना। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं कि जब तक वो उठाएगा नहीं हम कॉल करते रहेंगे। और इवन मैंने वो भी लोग देखे हैं कि अगर आपने एक बार ना कर दी ना, यानी कि रिजेक्ट कर दी, आप रिजेक्ट तभी करते हो ना जब आप बिजी हो, ठीक है, लेकिन वो फिर भी करते रहेंगे अनलेस और अनटिल जब तक आप उठा ना लो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हमें कम्युनिकेशन के भी वो जो असूल है ना उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में, ये बड़ी जरूरी है एक बिजनेस ग्रेजुएट के लिए। वी हैव लेस देन अ मिनट, फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं
कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। ठीक हो गया, चलिए मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, हम 1-2 मिनट तक दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ओके सर। ऐसा ना, ये काइंडली वो स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर ले लिए। ठीक सर मेरा नाम है यासिर अली के नाम से आ रहा है, मैं ना इसको भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ मैं हसन अली बोल रहा हूँ। ठीक है, आप हसन इसको कर लो, क्योंकि मेरे में यासिर हमारी क्लास में शायद है भी कोई नहीं। जी यासिर कोई भी नहीं है, मैं भी चेंज करता हूँ, अपनी आईडी से लॉगिन होता हूँ। सर हमारे एक क्लासमेट हैं कासिम गनी, वो आज क्लास में शामिल नहीं हो सके, वो गांव में हैं तो उनके सिग्नल का कुछ इशू है, तो कहते सर को बता दें। ठीक है, वो बस इसमें ये है कि ये लेक्चर तो भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, बस उनसे ये कहिएगा कि वो रिकॉर्डिंग लाजमी सुने। ओके और सर। सर बिलाल हॉस्पिटल गया हुआ शायद, वो कह रहा है मैं 30 मिनट्स तक ज्वाइन करूंगा। चले, जिसने नहीं ज्वाइन किया वो तो उसने नहीं ज्वाइन किया ना। जी